हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉमर क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करेंगे। एसएसटी की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप पहले उन्हें जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है इसमें आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं उनके क्वेश्चंस मैं डिवीजन यानी कि जो भी सब्जेक्ट वाइज है, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपके अलग अलग डालूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा पोर्शन होता है तो हिस्ट्री मैंने पहले स्टार्ट की है। तो 2021 के अंदर जो आपके एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन, दिसंबर 2021 में जो आपके ऑनलाइन सीटेट का पेपर हुआ था उसके दौरान जितने भी पेपर आए थे उसमें आपके हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और उनको एनसीईआरटी के रेफरेंस के साथ यहाँ पे बताया है। आप देख सकते हैं 2021 के सभी प्रश्न एनसीईआरटी रेफरेंस के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर एक प्रश्न के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये सवाल एनसीईआरटी की इस किताब के इस पेज नंबर पर से है। ठीक है, ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था सीटेट एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है आपको, और मैंने बहुत ज़्यादा जो है ये बात बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ कही थी कि भाई आप जो है एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। इनफैक्ट कहीं भी आप कोचिंग वगैरह भी ले रहे होंगे तो उन्होंने भी यही कहा होगा आपको एनसीईआरटी पढ़ें। तो एनसीईआरटी पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए है भाई, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो डायरेक्ट आपकी बुक एनसीईआरटी से आते हैं, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए। तो चलिए यहाँ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के 2021 के जितने भी क्वेश्चन थे आपकी जो भी पेपर्स थे उसके अंदर वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में आपको चीज़ों को समझाऊंगी और आपको एनसीईआरटी का बताऊंगी कि वो चीज़ कौन से चैप्टर या कौन सी बुक से है आपकी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चैनल पे नए हैं, सीरीज़ पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 1, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो ये प्रश्न जो है आपका क्लास 6 की आप एनसीईआरटी उठाएंगे हिस्ट्री की, पेज नंबर 14 ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक मैप बना हुआ है जिसे आप देखेंगे तो इसका सही जवाब जो होगा वो है आपका एमपी। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि साथ में जो है एक आपको जो भी फ़ोटो है, जो भी पेज का फ़ोटो है वो भी यहाँ पे आपको शो करूँ, और जो है जिससे कि आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। वैसे तो देखिए आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में जब मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अगर ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी तो क्या है उससे चीज़ें आपको रिकॉल होंगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्या आपका एमपी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो है इनको इनके काल के अनुसार जो है इनको व्यवस्थित करना है। तो पहला है आपका श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये कौन से वंश के हैं? गुप्त वंश के हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आपको। तो इसके संस्थापक कौन थे? आपके श्रीगुप्त थे। ठीक है, ये तो सभी को मालूम होगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट आप देख लीजिए कि फर्स्ट के इसमें है फर्स्ट और यहाँ पे है, तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो गया क्योंकि आपको अगर ये पता है ना कि किसने जो है गुप्त वंश की स्थापना करी थी तो आप इजीली इसको इस तरह से कर पाएंगे। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद जो है आपका आ जाएगा आपके समुद्रगुप्त आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद श्रीगुप्त के बाद आ जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि 4 आ जाएगा। तो 4 इस वाले में है, देखिए 4th में है। बिना 2 के पहचान के ही आपको नेक्स्ट बिना पहचान के ही आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये भी पता है ना कि लास्ट कौन था, तो लास्ट आपको पता है स्कंदगुप्त था। ठीक है, लास्ट जो थोड़े चर्चा वाले रहे हैं राजा उसमें स्कंदगुप्त है, तो स्कंदगुप्त लास्ट किस में है? इसमें है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। तो ये भी जो प्रश्न है आपका ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में से है और पेज नंबर आपका 114, इसमें आप चेक करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो ये पहला है अभिकथन आपका, अल बिरूनी ने किताब उल अल हिंद लिखी है। ठीक है, तो अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको इसका जवाब पता होगा, ये बिल्कुल सही है।
गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। ठीक है, तो ये पहला बिल्कुल सही है और दूसरा भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल ये चीज़ मेंशन है और ये क्लास 7 के हिस्ट्री पेज नंबर 21 पे आपको मिल जाएगी। तो दोनों चीज़ें जो क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए का कारण आर है, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3। ठीक है, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पिष्टक का अर्थ क्या है या पिष्टक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्या है पिष्टक, पिष्टक जो होता था वो मेहराब दार प्रवेश द्वार जो होते थे उसको हम कहते थे। ठीक है, ये हमारी मुगल जो साम्राज्य अगर आपने पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड है और ये मिल जाएगा आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी पेज नंबर 67 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले जो इस तरह के प्रश्न होते हैं उसमें ये देख लीजिए कि आपको अवरोही में लगाना है या फिर आरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो पहला है आपका ऋग्वेद की रचना। तो ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान और बौद्ध धर्म का उदय। तो इन चीज़ों को आपने अवरोही यानी कि उल्टे क्रम में लगाना है, यानी कि जो चीज़ सबसे पहले हुई थी, सबसे लेटेस्ट है, उसको हमने पहले लगाना है, उसके बाद पीछे जो उसके पहले हुई थी वो और इस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना कब हुई थी आपकी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका है आपका 3500 साल पहले जो है वो ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसके बाद वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था। आप सभी ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो लगभग 3000 साल पहले जो है हम मानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था वो हुआ था। बौद्ध धर्म का उदय, बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2500 साल पहले। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का उत्थान ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका लगभग 2300 साल पहले। तो ये इनका इस तरह से जो है वो टाइम पीरियड है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने सबसे लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लेटेस्ट क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी हो जाएगा, देन आपका डी, देन आपका बी और फिर उसके बाद ए, सी डी बी ए। तो इन तीनों में तो ये नहीं है ना। तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, सी डी बी ए, ये रहा। तो इसका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन आंसर 4। ठीक है, और ये आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। तो देखो, अगर आप एनसीईआरटी, अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर्स को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, पहले हो सकता है कि काम चल भी जाता था कि अगर आप एनसीईआरटी ना पढ़ें, पर आप ये देखो एग्जैक्ट यही लाइनें जो हैं वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी। ठीक है, इसलिए बार बार कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, बिल्कुल एज इट इज़ आपको लाइनें मिलेंगी। ठीक है, तो जो सीटेट का बेस लाइन है वो आपका एनसीईआरटी ही है, इसलिए प्लीज़ एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फौल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। और बी क्या है आपका, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 6 में। दूसरा आपका देखो, जब इस समय में क्या हुआ था, जो लोहे का प्रयोग है वो बढ़ने लगा था, लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा था, जिसका उपयोग ये कृषि वगैरह में होने लगा था, और जिसकी वजह से और भी बहुत सारे बदलाव आए थे, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे शहर हमने पढ़े हैं, जनपद वगैरह। ठीक है, ये सारे महाजनपद, जनपद के बारे में पढ़ा है, तो ये सारे विकसित होने लगे थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर को देखें तो इसमें आंसर आपका माना जाएगा क्या, ए और बी दोनों सही हैं, और ए और बी का जो है आपस में संबंध है, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं क्या है, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। तो ये चीज़ भी एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है।
तो आपकी वेमलन वगई, ब्रह्मदेव, शालाभोग और देवदान, ये अलग अलग टाइप की भूमि के नाम हैं जिनको किसी भी तरह से दान वान या उपहार वगैरह में दिया जाता था। तो पहली है आपकी क्या, वेमलन वगई। तो ये किसके लिए होती थी, ये आपकी होती थी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ठीक है, ये आपकी होती थी इसलिए। उसके बाद है आपकी ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव का क्या हुआ, ब्रह्मदेव की कौन सी होगी, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई, ठीक है, ये आपका ये वाला हो गया। उसके बाद शालाभोग, देखो अगर आपको नहीं आता ना तो जो आपको जो आती हैं चीज़ें उन पे करिए पहले। जैसे शालाभोग है तो इसके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस टाइप की भूमि हुई होगी, कि किसी विद्यालय को जो है रख रखाव के लिए या विद्यालय के लिए दी गई होगी, तो आपका इससे हो जाएगा किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, ठीक है। देवदान, देवदान से हमें पता चल रहा है भगवान से रिलेटेड है, तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें सही जवाब आप देखेंगे नीचे तो आपका ए का 3 दो में दिया गया है, ठीक है, इन दोनों में है। उसके बाद बी का क्या है, ब्रह्मदेव, बी का 4, तो ए का 3 और बी का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए का 3, बी का 4, सी का क्या, सी का 2 एंड डी का 1, तो सही जवाब हो जाएगा आप इसका ये वाला। तो ये भी जो प्रश्न है ये भी आपका एज इट इज़ एनसीईआरटी क्लास 7 के एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, पेज नंबर 6 पे एज इट इज़ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा आपका एक और है, इसमें कुछ पल्ली चंदम करके हैं, ठीक है, ये ऐसे होता था, ऐसी भूमि होती थी जो जैन संस्थानों को दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर ये भी मेंशन है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े और सही विकल्प को चुने। तो 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर था। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर सके और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात की चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। तो जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं क्वेश्चन नंबर 8 की आपकी, वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट अगर हम देखें तो ये देखो, ये वाला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, यस इसका है, दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं है ए की, क्योंकि यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, पर वैसे जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसको भी आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो आपको क्लास 8 की जो है हिस्ट्री एनसीईआरटी के पेज नंबर इन पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब है आपका राजा राममोहन राय। इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है योगदान दिया था 1829 में, जब जो है इस पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अगर नेक्स्ट टाइम मान लीजिए, क्योंकि चारों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम आ जाए कि भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान रहा है या किस चीज़ में रहा है, तो इनका रहा है किस में, आपका विधवा विवाह में, ठीक है। तो इनका रहा है विधवा विवाह के जो है इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आगे काम किया था। उसके बाद है ज्योतिराव फुले, तो इनका भी आपको पता होगा कि एक तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी, दूसरा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था जिसका, इसका नाम था आपका गुलामगिरी। बहुत बार बहुत सारे पेपरों में ये रिपीटेड पूछा जाने वाला प्रश्न है। 1873 में पुस्तक लिखी थी, या तो आ जाएगा किसने लिखी या इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताओ, या फिर इनके द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज की, ठीक है। और देन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका क्या है, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना करी थी, 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी।
आर्य समाज। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कहाँ मिल जाएंगी, क्लास 8th की एनसीईआरटी पेज नंबर 1110। देखिए मैंने पेज नंबर भी यहाँ पे मेंशन करा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ढूंढने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी इस तरह से 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला है, सही विकल्प को चुनना है इसमें। तो पहला है आपका 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, कारण जो है इसका, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपस में इन्होंने यहाँ पे रिलेशन दिखाया हुआ है, तो ये सही है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1927 से 1935 के बीच में जो अम्बेडकर द्वारा वो है आंदोलन चलाए गए थे, और ये 3 आंदोलन थे, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 8th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 118 पे आपको इसका बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट एज इट इज लाइन आपको मिल जाएगी। लेकिन जो इसका कारण दिया गया है, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। उनको अंग्रेजी शासन का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। वो तो हमेशा जो अपनी पुरानी कुरीतियाँ हैं या फिर जो पुराने जो जाति प्रथा वगैरह है उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये इसका जो है कारण बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बल्कि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो पुरानी कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादी लोगों की सोच है वो बहुत गलत है, जातिवाद जो जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो इसका जो कारण है वो होगा, तो ये इसका स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाला सही है। तो इसमें कहाँ है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, थर्ड, ए सही है आपका और जो ये क्या है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, ये आपका 10 हो गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही मिलान करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो आपको आती हैं पहले उनको चीज़ें आप मैच कर लीजिए। सत्यशोधक समाज मैंने अभी बताया था आपको ज्योतिराव फुले, ठीक है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन का क्या है, ब्रह्मा समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। अब एक बचा है, अगर आपको ये नहीं आता तो वैसे तो इसका है हरिदास ठाकुर मटुआ पंथ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सही हो जाएगा। अब इसको आप मैच कर लेंगे कि ए का थर्ड इनमें से कहाँ पर है, आप इसको नीचे करेंगे तो ए का थर्ड आपका यहाँ पर है। देखिए अगर आपको एक भी पता है ना तो भी आपका, देखो अगर फर्स्ट भी पता है तो भी अगर आपको यहाँ पे काम चल जाने वाला है, ठीक है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये वाला। इसको आप मैच करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। तो सबसे पहले 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ये बिल्कुल सही है, आप सभी जानते हैं। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो एक मध्यम वर्ग जब उस समय उभरा था, ठीक है, 80 के दशक में कह सकते हैं आप, या जब ये स्थापना हुई थी इस पार्टी की, जो एक मध्यम वर्ग उभरा था वो पढ़ा लिखा और शिक्षित वर्ग था, ठीक है, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे और ग्रामीणवादी नेता थे, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसका सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल सही है, यानी कि ए सही है किंतु बी गलत है। ये वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 8 की एनसीईआरटी 142 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभिकथन आपका क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। एक स्टेटमेंट आपका ये है और इसका कारण दिया हुआ है, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो देखिए ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में हैं, तो इसका जो सही जवाब है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इसका रीज़न ये बिल्कुल
नहीं था। इसका रीज़न कुछ और ही था, ठीक है। अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी तो जो एक तो चर्बी वाले कारतूस वगैरह होते थे वो इनको दिए गए थे, दूसरा इनको समुद्र पार वगैरह भेजा जाता था जो यहाँ के लोग मानते थे कि भाई उनके धर्म के खिलाफ है या उनके धर्म में ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो इसका कारण है वो ये नहीं है। तो दोनों करेक्ट हैं, देखिए दोनों सही हैं, कारण है तो ये तो नहीं होगा, दोनों सही हैं किंतु एक का कारण आर नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब ये एक और अगला प्रश्न, अगली आपकी वो स्टार्ट हो गई है जो किसी और दिन का पेपर था। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे किससे रखते थे, कौन से युग से? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ये कौन सा युग था आपका, कांस्य, तांबा, पीतल या लोह? तो इसका सही जवाब है कांस्य युग। क्यों बोलते थे कांस्य युग? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कांसा बनता था, कैसे बनता था, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता था? तांबा प्लस टिन, तांबा और टिन को मिलाकर जो है कांसा बनता था और ये उसका यूज़ करते थे और इसलिए इसको हम कांस्य युगीन या फिर कांस्य युगीन कह सकते हैं या कांस्य युग से संबंध रखते थे, ठीक है, या कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 1, आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। अगला है समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगले वाले ये वाला तो बिल्कुल सही है ही, ठीक है, क्योंकि समय जो होता है वो आर्थिक और सामाजिक में आने वाले परिवर्तन को भी दर्शाता है। लेकिन क्या इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में देखते थे? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतिहासकारों द्वारा ये मतलब जो बुक में दिया गया है वो स्टेटमेंट ये है कि इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते, बल्कि वो इसे समय, सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों के रूप में देखते हैं। तो ठीक है, तो कैसे हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा कि जो आपका ए जो है वो स्टेटमेंट वो क्या है, गलत है, पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। तो ए गलत है पर बी सही है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 4। और ये मिल जाएगा आपको हिस्ट्री की क्लास नंबर 7 की उसमें बुक और पेज नंबर 12 पे आपको ये मिल जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अल हिंद किताब किसने लिखी? तो ये मैं आपको बता दूं बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो ये आता है किसने लिखी है या फिर आता है कि किस भाषा में लिखी गई है। तो किसने लिखी है किताब, उल हिंद भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिखी है अल बेरूनी ने, और कौन सी भाषा में लिखी है, ये लिखी गई है अरबी भाषा में, ठीक है। किससे संबंधित था ये जो अल बरूनी है, ये संबंधित था आपका सुल्तान महमूद से, है ना। तो कई बार ये चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं और यही चीज़ें जो है बाद में रिपीट होती हैं। और जो ये आपका है जवाब, ये क्लास नंबर 7 की आप एनसीईआरटी देखेंगे तो पेज नंबर 21 पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्पों का चयन करें। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। और बी कथन क्या दिया हुआ है, दांतों के जोड़ और उपस्थितियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। तो ये स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी जो है क्या है, करेक्ट है, और ये वाली भी क्या है कि करेक्ट है कि इतने साल पहले भी किसी वैद्य ने जान लिया था कि शरीर की में जो है वो मानव जो शरीर है उस पर कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो वैसे तो होती हैं 206, लेकिन क्योंकि इन्होंने 360 बताई थी तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि संभवतः उन्होंने क्या है जो उपस्थितियों के संयोजन है और जो बाकी दांत के जोड़ वगैरह होते हैं उनको भी क्या किया होगा, काउंट किया होगा, ठीक है। तो दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ए और बी क्या है, दोनों बिल्कुल राइट हैं, सही हैं, ठीक है। तो ये इसका आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही हैं दोनों चीज़ें। अगला प्रश्न है आपका 17 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, 18 है आपका निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये।
ठीक है। इसमें आपकी जो भी ये आपकी नृत्य शैली है उसको इसके राज्य स्टेट से आपने मैच करना है। तो कथक आपको पता ही होगा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का। एंड कथकली, कथकली है आपका केरला का। और कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। ये एज इट इज़ आपको मिल जाएगा क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री पेज नंबर 127 में। ठीक है, तो आप मैच कर ले। ए का थर्ड, ए का थर्ड किस किस में है भाई, तीन में दिया हुआ है। फिर है बी का तमिलनाडु यानी कि बी का बी, तो बी का बी किस में है, ये रहा। अगर आपको 2 भी पता है तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा आपका 1। तो आंसर नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित समुदाय का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए। तो यानी कि ये सारे जितने भी आपके यहाँ पे नाम देख रहे हैं आप, संथाल, कोल, बस्तर, वर्ली, ये सभी जो क्या हैं, ये विद्रोह हुए थे। ठीक है, और इनको हमने क्या बताना है, इनका ईयर बताना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें इनको सेट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले सांथाल दिया हुआ है। तो सांथाल कब हुआ था, अगर आपने पढ़ा है तो सांथाल हुआ था आपका 1855 के अंदर। ओके, देन आपका कोल है, कोल विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1831 टू 32 में। देन आपका बस्तर है, बस्तर कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1910 में। और सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट है इसमें अगर हम कहें तो वो है वर्ली महाराष्ट्र वाला विद्रोह। ठीक है, ये हुआ था आपका 1940 के अंदर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इनका क्रम है। तो सबसे पहले अगर इन्होंने कहा है तो सबसे पहले हो गया हमारा कोल, तो कोल है यहाँ पर सबसे पहले। उसके बाद हो गया हमारा क्या, सांथाल। देन हो गया हमारा बस्तर और लास्ट में हो गया हमारा वर्ली। ये हो गया वर्ली 1940 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, कोल, सांथाल, बस्तर और वर्ली, ये सभी जो है विद्रोह किए गए थे। और ये हो जाएगा आपका क्या, एनसीईआरटी क्लास 8 में चैप्टर 4 पेज नंबर 47 पे आपको इसका सही जो क्रम है या फिर जो जवाब है वो आपको इजीली अच्छे से मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुने। तो क्या क्या किया था इन्होंने, ये जो तमिलनाडु के थे पेरियार, इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है इनसे जुड़ा हुआ। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन आरंभ किया, क्या ऐसा उन्होंने किया था। उन्होंने मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन का आरंभ किया। उन्होंने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना करी। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो ये दिया गया है स्टेटमेंट कि मंदिर प्रवेश आंदोलन, तो जी नहीं, ये गलत है। ये किसने चलाया था, ये चलाया था आपका अंबेडकर जी ने 1927 में। ठीक है, 1927 में चलाया था। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, तो ये स्टेटमेंट भी उन्होंने नहीं दिया था। उसके अलावा उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को चलाया था, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। और कब और क्यों चलाया था, क्योंकि जो एक आप कह सकते हैं मीटिंग कह लो या कुछ कह लो, ठीक है, जो एक राष्ट्रवादी जो भी नेता वगैरह थे जब आपस में जुड़ते थे, एक प्रकार की मीटिंग रखी गई थी जिसमें जातिवाद के तौर पर, यानी कि जाति को ध्यान में रखते हुए ऊंच और नीच जाति जो होती थी, उसमें जो ऊंची जाति के लोग थे और जो नीची जाति के लोग थे, उनकी बैठने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था को बिल्कुल अलग अलग किया गया था। ठीक है, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें अपने स्वाभिमान की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, और स्वाभिमान आंदोलन का प्रारंभ इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने किसने करी थी, ये करी थी आपकी तमिलनाडु में पेरियार। आपका ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगली बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया, तो तमिलनाडु में पेरियार ने चलाया था। ठीक है, मतलब ये इन्होंने चलाया था, पेरियार के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21, ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की। तो इसके जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं ज़रा। जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की, और सभी मनुष्य की विज्ञान आधारित जैविक समानता,
के दावे को मानकर या फिर पूर्व सदियों में भक्ति और सूफी आंदोलनों से प्रभावित होकर। तो इसका सही जवाब है आपका ये वाला। उनका मानना था कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने यहाँ पर आकर जो उनके यहाँ के मूल निवासी थे उनके ऊपर आधिपत्य राज कर लिया और जो है यहाँ पर जाति व्यवस्था को लागू किया। यहाँ आर्य को विदेशी माना गया है अकॉर्डिंग टू ज्योतिराव फुले। ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी पेज नंबर 117 8th क्लास की एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 22, जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? तो रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो रॉलेट एक्ट है ये कब आया था आपका? ये आया था आपका 1919 में, पता होगा आपको। तो 1919 में आया था और क्या था, इसको काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, और इसके विरोध या प्रदर्शन में जो है लोग इकट्ठे हुए थे, आप सभी को पता है 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था और जब जनरल डायर ने जो है वो निहत्थे लोगों पर, इकट्ठे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, तो हमारा क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था या जलियांवाला कांड हुआ था। तो इसके उस पे हुआ था ये, तो इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ था तब ये कांड हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है कौन सा आंदोलन हुआ या कौन सा अभियान हुआ ये बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा हुआ था, इसके साथ साथ ही आप कह सकते हैं जो खिलाफत आंदोलन था लगभग इसके साथ साथ ही था। और इन दोनों के ये दोनों कारण थे। जो तीसरा एक हमारा आंदोलन शुरू हुआ था वो था आपका क्या, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा परेशान होके जो है गांधी जी ने और उनके सहयोगियों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। कौन से आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका, असहयोग आंदोलन, जो कि चलाया गया था आपका 1921 to 22। उसके बाद ये खत्म कर दिया गया था। ठीक है, चोरा चोरी जो है घटना उसके बाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये। रॉलेट सत्याग्रह के जो कारण था, इसके विरुद्ध जो प्रदर्शन था उसमें हुआ था जलियांवाला कांड और ये एक खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर इन्होंने असहयोग आंदोलन इसके खिलाफ जो क्या चलाया, इन दोनों के विरुद्ध क्या चलाया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब। यदि वर्तमान में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत या नरमपंथी तरीके से कहना हो, संयम आएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा सही तरीका रहेगा? तो देखिए, नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस के दो दलों के नाम थे। दो दल में जो है कांग्रेस को बट गई थी जब, तो एक थी वो कांग्रेस आपका नरमपंथी और एक क्या था, गरमपंथी। ठीक है, गरमपंथी। तो जो उग्रवादी कह सकते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई और प्रदर्शन में विश्वास रखते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्या थे कि वो गरमपंथी थे। और नरमपंथी कौन से थे? जो पुराने नेता थे, जिनका ऐसा मानना था कि भाई हमें जो अपनी मांगे हैं या अपने जो भी हमें इनसे डिमांड करनी है वो कैसे करनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे करनी चाहिए, हमें बल का प्रयोग करके तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बल का प्रयोग किसका था, गरमपंथी दल का। तो प्रदर्शन करके और लेख लिख कर, ठीक है, ऐसे जो नरमपंथी नेता थे उनका ऐसा मानना था कि हमें जो भी अपनी मांगे मनवानी है वो हम प्रदर्शन करके लेख लिख कर शांति के साथ जो है उनके सामने रखें, सरकार के सामने, और वो उन्हें मान लेंगे। ठीक है, तो ये था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी और सी। ठीक, बी और सी। तो ये हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन होता तो लेख लिखना आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो दो दिए हुए हैं सब में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी और सी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको 2021 में जितने भी आपकी 2 डेट्स के आपके पेपर थे उसमें जो जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, 2021 के दिसंबर में जो आया था आपका सीटेट ऑनलाइन जो हुआ था, उसमें जो प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, चीज़ों को बताया है। साथ में आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस भी बहुत ही सब में आप देखेंगे लगभग सभी में दिया है कि ये जवाब या ये सवाल आपके कौन सी बुक की कौन सी एनसीईआरटी के पेज नंबर कहाँ से है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना डीप अभी तक आपने किसी का नहीं देखा होगा कि भाई आपको प्रॉपर मैं बता रही हूँ कि इस बुक की इस एनसीईआरटी इस पेज नंबर से इस सवाल को दिया गया है।
ठीक है, तो अब भी आप समझ लीजिए, अगर किसी को सीटेट पास करना है, सीटेट एसएसटी पेपर 2, तो प्लीज़ वो एनसीईआरटी अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर लीजिए। और साथ साथ में मैं यहाँ पे आपके जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी इस तरह के प्रश्न हैं एनसीईआरटी से जुड़े हुए उनके बेसलाइन क्वेश्चन हैं उसको भी मैं रेडी कर रही हूँ। ठीक है, 2 जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो सीरीज़ है इसमें मैं सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगी और उसमें आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे मेन वो वाली करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी पेपर 2 की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जिसका नीचे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आपका आएगा, उसके बाद आपके एग्ज़ाम डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, इन सभी के अपडेट्स जो हैं आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।